Study Plexity JPSC and BPSC। हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम सुजय सुकोमल है और ज्योग्राफी के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। यह ज्योग्राफी का एक डेमो लेक्चर है। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आप ऐप पर देख रहे हैं, तो आप कोर्स में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। जो लोग इनरोल्ड नहीं हैं, उनसे बस एक अनुरोध करूंगा कि अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस लेक्चर को पूरी तरह से देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरा कोर्स ज्योग्राफी का सिर्फ 999 रुपीज़ में हमारे ऐप पर परचेज कर सकते हैं, स्टडी प्लेक्सिटी डाउनलोड करके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस कोर्स के इस लेक्चर को की शुरुआत कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं ज्योग्राफी में जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जो फंडामेंटल्स होते हैं। क्या होते हैं वो? फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी कहलाते हैं। अब ये फंडामेंटल्स जाने बिना आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़िएगा, जलवायु विज्ञान पढ़िएगा, चाहे आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़िएगा, चाहे आप कुछ भी ज्योग्राफी का पार्ट पढ़िएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बेसिक पार्ट्स होते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हो, बीपीएससी की कर रहे हो, जेपीएससी की कर रहे हो, चाहे आप नेक्स्ट ईयर की कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप ज्योग्राफी की शुरुआत करिएगा तो इन टॉपिक्स को पढ़ के जाना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं जहाँ भी ज्योग्राफी पढ़ाया हूँ, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स से मैं जुड़ा रहा हूँ, चाहे सुब्रा रंजन हो या फिर इम्पेरियल हो, चाहे डिफरेंट सिटीज़ हो, दिल्ली हो, नॉर्थ ईस्ट हो, पटना हो, रांची हो। मैंने जहाँ भी अपने लेक्चर्स दिए हैं वहाँ पर इन टॉपिक्स पे ज़्यादा इम्फेसिस मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक आपको रोटेशन नहीं पता चलेगा, जब तक आपको रेवोल्यूशन नहीं पता चलेगा, तो आपको आगे ज्योग्राफी में समझ में नहीं आएगा। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं, इनको लोग अगर स्किप कर देंगे तो आगे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्योग्राफी इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। मैंने अपने पुराने लेक्चर्स में भी आपको बतलाया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, इसलिए इसको पूरी तरह से देखिएगा। आपको ज्योग्राफी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। उससे पहले मैं आपको इस फोटो पे ले जाना चाहूँगा। यह फोटो आपको दिख रहा होगा। अब आप गेस करिए कि इस फोटो में देखकर, इस फोटो को देखकर आप गेस कर सकते हैं कि यह फोटो कहाँ का है। ठीक है, कहाँ का है आप मत गेस करिए, बस आप मुझे ये बतला दीजिए कि यह फोटो में टाइम क्या हो रहा होगा। आप पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट बताइए कि यह टाइम क्या हो रहा होगा। बहुत सारे लोग यह बोल रहे होंगे कि टाइम इसका या तो सनराइज है या फिर सनसेट का टाइम होगा। यही बोल रहे होंगे, सनराइज या सनसेट। आमतौर पर यही दिमाग में आएगा, लेकिन बिल्कुल गलत। यह फोटो है फिनलैंड, स्वीडन के जगह का। और वहां पर आपको ही पता है कि फिनलैंड हो, स्वीडन हो, जो आपको यूरोप का यह नक्शा दिखता है, जहां पर ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, यहाँ पे फिनलैंड है। जब आप एटलस पे देखते हैं जाकर इस नक्शा को, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को, तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह फोटो रात के 12 बजे का है और इसको बोलते हैं मिडनाइट सन। अब ये मिडनाइट सन क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहां पर रात में भी सूरज दिखता है आसमान में। और यही खूबसूरती है ज्योग्राफी की, कि ज्योग्राफी में आपको जानकर हैरानी हो जाती है कि हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, अगर आप ग्लोब पर देखेंगे तो कोई कंट्री, इंडिया यहाँ पर है जो जस्ट इक्वेटर के ऊपर है। कोई कंट्री, जो फिनलैंड की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर है। तो ये अपर लैटिट्यूड पर है, यानी लगभग 60 डिग्री नॉर्थ पर है। इंडिया ऑलमोस्ट 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है, बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो बहुत डिफरेंस है। अब इन्हीं लैटिट्यूड्स के डिफरेंस की वजह से नॉर्थ पोल पर चले जाइएगा तो वहां पर सनराइज सनसेट अलग होगा, इक्वेटर पे आ जाइएगा तो वहां सनराइज सनसेट अलग होगा। ये सभी चीजें बदल जाती हैं। ज्योग्राफी बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब इन्हीं चीजों को हम आगे देखेंगे, लेकिन उसमें भी सबसे पहले हम जो चीज देखेंगे वो हम देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या रियलिटी है, यानी अर्थ का जो शेप है। जब हम अर्थ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको यूनिवर्स पढ़ाया था, यूनिवर्स में मैंने आपको बतलाया कि अर्थ का निर्माण कैसे हुआ, कैसे सोलर सिस्टम बना, कैसे सन बना था, पहले मैंने बतलाया। फिर सन के बाद सोलर सिस्टम बना। तो उसके बाद जब अर्थ बना तो इसमें बहुत सारी चीजें फैसिनेशन लेकर आई ह्यूमंस के लिए। पहले लोगों को लगता था, जब सेलर्स निकलते थे शिप लेकर, तो उन्हें लगता था कि पूरा अर्थ ही फ्लैट है, तो वो ज्यादा दूर नहीं जाते थे, उनको डर लगता था कि वो गिर जाएंगे आगे जाकर। बाद में उनको रियलाइज हुआ कि अर्थ एक स्फेयर बॉडी है। क्या बॉडी है? स्फेयर बॉडी है। बाद में ज्योग्राफी और इवॉल्व हुई तो उनको लगा कि नहीं, ये तो ऑबलेट स्फेरोफाइड है। जो आपको यह फोटो दिख रहा है, रियलिटी, दिस इज ऑबलेट स्फेरोफाइड हमारा अर्थ। अब इस स्फेयर और ऑबलेट स्फेरोफाइड में अंतर क्या है, अर्थ का शेप क्या है, हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अर्थ एक स्फेयर के फॉर्म में है, और एग्जैक्टली ऑलमोस्ट स्फेयर ही है हमारा अर्थ। स्फेयर क्या होता है? सिंपली आपको पता होगा, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, फिर से थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ, कि सेंटर से सभी दूरी ऑलमोस्ट यहाँ पर, अगर मैं सेंटर से सभी दूरी को मानूं तो सभी दूरी यहाँ पर इक्वी डिस्टेंट होती है। जो भी दूरी है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, सभी इक्वी डिस्टेंट होगी, उसको हम स्फेयर बोलते हैं, और उसका एक सेंटर होगा। वैसे ही ऑबलेट स्फेरोफाइड जो हमारा अर्थ का शेप है, वो एक्चुअल में क्या है कि मिडिल पोर्शन जो है हमारा, वह थोड़ा ज्यादा चौड़ा है, वाइडर है, और जो हमारा पोल्स है वो बिल्कुल फ्लैट है।
यानी पोल्स हमारा फ्लैट है, मिडिल पोर्शन जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा, वो थोड़ा सा वाइडर है। अब यह क्यों होता है यह मैं आपको बतलाता हूँ। यह इसलिए होता है, इसको समझने के लिए बेसिक फिजिक्स और मैथ्स हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ज्योग्राफी बिना फिजिक्स और मैथ के हेल्प के बिना अगर समझिएगा तो आपको ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहेगा। देखिए कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, और कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स की यही निशानी होती है कि इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत ही तगड़े करने पड़ेंगे, अपने आइडियाज बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने होंगे और उन पर ही टिके रहना होगा, तभी क्वेश्चंस बनेगा। क्योंकि एग्जाम में भी वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आप देखिएगा तो एग्जाम के मैं कुछ क्वेश्चन पहले आपको दिखला दूं यहाँ पे। यूपीएससी में लैटिट्यूड से ही क्वेश्चन पूछा, यानी फंडामेंटल से दे आर आस्किंग क्वेश्चन। इवन बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीएससी रिसेंटली देखिए 2025 में इंटरनेशनल टाइम डेट लाइन से क्वेश्चन पूछा है। तो हम इन चैप्टर्स को स्किप नहीं कर सकते, हम शेप एंड साइज को स्किप नहीं कर सकते हैं, वरना हमें लैटिट्यूड समझ में नहीं आएगा। तो बेसिकली ऐसा क्यों है कि अर्थ मिडिल पोर्शन पर ज्यादा वाइडर है, पोल्स पे फ्लैट है। आपको पता होगा कि अर्थ, आपने पढ़ा होगा अपने एनसीईआरटी में कि यहाँ पर एक पॉइंट है जिसे हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, यहाँ भी एक पॉइंट है जिसे हम साउथ पोल बोलते हैं। लेकिन मिडिल पोर्शन हम देखते हैं तो ये वाइडर हो जाता है, स्क्वैश्ड हो जाता है, बल्ज काइंड ऑफ। तो ये क्यों होता है मैं आपको थोड़ा मैथ से समझा रहा हूँ, फिजिक्स से समझा रहा हूँ। होपफुली प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आप अगर ध्यान दीजिएगा तो यह दूरी जो है, इसको अगर मैं सेंटर मानूं अर्थ का, तो ये जो दूरी है पूरी डायमीटर हो गई, क्योंकि एक राउंड ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर ये तो पॉइंट हो गया ना। तो अगर मैं कह सकता हूँ कि आप जैसे जैसे अर्थ पे इस तरफ से जा रहे हैं, यानी लैटिट्यूड्स में बना रहा हूँ, आगे मैं बतलाऊंगा लैटिट्यूड्स होता क्या है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं, हो क्या रहा है कि डिस्टेंस जो है इसका डायमीटर का वो कम होता जा रहा है। आपको दिख रहा होगा रिड्यूस होता जा रहा है, चाहे हम ऊपर जाए चाहे हम नीचे जाए। तो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि सेंटर पे जो डिस्टेंस है वह ज्यादा है, और पोल्स पे जो डिस्टेंस है वह बेहद कम है, राइट। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत लोगों को पता होगा जो आप लेक्चर्स देख रहे होंगे, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। अब आपने लीनियर स्पीड का फॉर्मूला समझा होगा, लीनियर वेलोसिटी या स्पीड का ही फॉर्मूला डिस्टेंस बड़ा टाइम होता है। अब मैं पूरी सरकमफ्रेंस की बात कर रहा हूं 2πr की, तो मैं स्पीड को लिख सकता हूं 2πr/t। तो अगर मैं स्पीड कैलकुलेट करूं इस अर्थ की, क्योंकि अर्थ इज रोटेटिंग, अर्थ क्या है, रोटेटिंग प्लैनेट है, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। आपको भी पता है कि अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन क्योंकि अर्थ कहीं पर चौड़ा है कहीं पर चपटा है, इसकी वजह से सेम स्पीड ऑफ रोटेशन नहीं है हर जगह। और ये क्वेश्चन भी पूछता है आपके सिविल सर्विसेज में कि क्यों नहीं सेम स्पीड ऑफ रोटेशन हर जगह है। तो इसी को हम मैथमेटिकली समझ रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब ये आर क्या है, यही डिस्टेंस है जिसकी हम बात कर रहे थे, सेंटर पे ज्यादा पोल्स की तरफ कम। तो मैं एक तरह से कह सकता हूं कि अगर मैं यहाँ पर इक्वेटर के आसपास इसका वेलोसिटी या स्पीड निकालूं तो इसका 2πr/t होगा, और यह r जो होगा, यह जो डिस्टेंस होगा, रेडियस समझ लीजिए पूरा डायमीटर है। तो डायमीटर क्या होता है, अगर आप इसको मापिएगा, एक्चुअल में इसका जो माप आप लीजिएगा तो ये जनरली आपका होता है 12,756। तो ये होता है 12,756 किलोमीटर के आसपास। और पोल्स पे अगर मैं इसका डायमीटर देखूं तो ये घट के हो जाता है 12,714 किलोमीटर, ठीक है। अब यह डिस्टेंस है आपके, तो डिस्टेंस ऑब्वियसली आपको देखने को मिल रहा है कि कम हो गया पोल्स पे। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं वेलोसिटी एट इक्वेटर निकालूं और वेलोसिटी एट पोल्स निकालूं तो दोनों का वैल्यू जो होगा वो अलग आएगा। यानी आर यहाँ पर 12,756 के करीब, ये 12,714 के करीब। तो ऑब्वियसली स्पीड कहाँ ज्यादा होगा, जहां पे आर की वैल्यू ज्यादा है, यानी स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। रेडियस मान लीजिए, डायमीटर मान लीजिए, वही चीज है, डायमीटर का आधा रेडियस होता है। तो इस तरह से इक्वेशन से मैं यह कह सकता हूं कि वेलोसिटी एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट पोल्स, ये डिराइव मैं कर सकता हूं। और ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि अर्थ जब रोटेट करती है अपने एक्सिस पे तो इक्वेटर पे बहुत ही तेज वो रोटेट करेगी, लेकिन पोल्स पे वो बहुत धीरे रोटेट करेगी फ्रॉम दिस इक्वेशन। अब यहां तक आपने समझ लिया है तो मैं आपको आगे की चीज समझा रहा हूं कि क्या होता है। आगे की चीज आपको यह देखने को मिलेगा कि मैंने जैसे ही बोला आपको कि यहां पर स्पीड इसकी ज्यादा है, मैक्सिमम है, और यहां पर स्पीड इसकी मिनिमम है, राइट। तो अब क्या होगा, आपको पता है कि अर्थ रोटेट भी कर रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, करेक्ट। अब कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट है और वो रोटेट कर रहा है तो आपने फिजिक्स यहाँ पे लगाते हैं, हमने मैथ्स लगा के देख लिया, अब फिजिक्स लगाते हैं। फिजिक्स में आपको पता है कोई भी बॉडी रोटेट कर रही है तो उस पर एक आउटवर्ड फोर्स लगती है जो उसको बाहर की तरफ खींचती है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको हम, सेंट्रीफ्यूगल। और इसी के अंदर एक
फोर्स लगता है जो उसको अंदर की तरफ ढकेलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपीटल फोर्स। ये सेंट्रीपीटल फोर्स बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, तभी कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल होता है सेलेस्टियल बॉडी और वो रोटेट करते रहता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, रोटेशन और रेवोल्यूशन से जस्ट पहले की चीजें मैं आपको बतला रहा हूं। अब यहां पर देखिएगा, जब मैंने बोला कि यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो हम इस फोर्स का फॉर्मूला अगर देखेंगे कि सेंटर पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लग रहा है, तो आमतौर पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है mv² बटा r, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है। अब सेंटर पर स्पीड मैंने बोला मैक्सिमम है, तो मैं लिख सकता हूं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी यहां पर मैक्सिमम हो जाएगा और यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिनिमम हो जाएगा। अब यहां तक क्लियर है आपको? स्पीड भी ज्यादा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज्यादा। अब सेंटर पे अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है तो बहुत ही तेजी से क्या होगा कि वो बाहर की तरफ खींचेगा सेंटर को। अर्थ घूम रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है, तो जैसे ये घूम रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ उसको खींच रहा है सेंटर पर ज्यादा ताकत से एज कंपेयर टू योर पोल्स। होपफुली दिस इज क्लियर। अब यहां पे जैसे ही ये चीज हो रहा है, आपको पता है कि सेंटर पे एक और बल काम लेता है और वो है अर्थ की अपनी ग्रेविटी, सब चीज को नीचे खींचता है। अगर इस पेन को मैं नीचे गिरा दूं तो पेन भी नीचे आ जाएगा, करेक्ट? तो अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे ज्यादा है तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे ज्यादा ताकतवर होगा सेंटर पे, और ग्रेविटी उस हिसाब से ताकतवर नहीं होगा। इसलिए सेंटर पे क्या हुआ कि अर्थ का सभी जो सिस्टम है, रॉक का बना हुआ है अर्थ, आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे कंट्री है, कंटिनेंट्स है ना, इक्वेटर पे अफ्रीका के कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका के ये सब है, इंडोनेशिया है यहाँ पे, इंडिया के जस्ट नीचे मालदीव्स है। तो ये एरिया जो रॉक्स, ओशियन, वाटर का बना है, सभी बाहर की तरफ खिंचाने लगा। उस वजह से क्या हुआ कि अर्थ का शेप जो है वो थोड़ा ऐसा हो गया, यानी बीच में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा ताकतवर है तो उसको थोड़ा वाइडर कर दिया। और इसका ठीक ऑपोजिट, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी क्या है, कमजोर है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, मजबूत है। होपफुली आपको समझ में आ रहा हो। पोल्स पे क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ही कमजोर है और ग्रेविटी क्या है, बहुत ज्यादा मजबूत है। इसलिए पोल्स पे सभी चीजें नीचे की तरफ खिंचाई ग्रेविटी की वजह से। इसलिए क्या हुआ कि पूरा का पूरा अर्थ पोल्स पे फ्लैट हो गया, चपटा हो गया और बीच में वाइडर हो गया। तो यह चीज आपको पता चल गया कि क्यों ऐसा हुआ, जो चीज मैंने आपको एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी में बतलाया कि वाई अर्थ इज मोर वाइडर एट इक्वेटर एंड फ्लैट एट द पोल्स। तो ये तो शेप की बात हो गई। तो पहला जो टॉपिक था हमने यह कवर कर लिया अर्थ का, यानी अर्थ का शेप ऑब्लेट स्फेरोफाइड है, स्फेयर नहीं है एग्जैक्ट, इट इज वाइडर एट द पोल्स, सॉरी इक्वेटर, एंड फ्लैट एट द पोल्स। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हमारा लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड समझने के लिए हमें रोटेशन एंड रेवोल्यूशन का थोड़ा सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है? तो हम देखते हैं। अब रोटेशन ऑफ द अर्थ से आप क्या समझते हैं? अगर अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है वेस्ट टू ईस्ट, जिससे क्या हो रहा है, 12 घंटे का दिन हो रहा है, 12 घंटे का रात हो रहा है अप्रोक्स, उसकी वजह से डेज और नाइट हो रहे हैं, रोटेशन की वजह से ये क्वेश्चन भी आता है। और अर्थ चारों तरफ भी घूम रहा है, किसके, सूरज के, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, 365 दिन होता है। यह भी आपको पता होगा ना, इस फिगर से ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, मैं यहां से आपको समझाता हूँ। एक मिनट, मैं इस फिगर पे आता हूँ, दिस वन। तो देखिए यहां पर अर्थ क्या है, अब मान लीजिए कि अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जिसके कारण क्या हो रहा है, डे और नाइट हो रहा है। अर्थ जो है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रोटेशन बोल रहे हैं। कितने देर में ये कंप्लीट करता है, तो 23 घंटा 56 सेकंड में, अप्रोक्स 24 घंटा में कंप्लीट करता है। तो सबको पता है, बेसिक चीजें हैं। अब इसकी वजह से डे नाइट हो रहा है, और अर्थ जो सन की तरफ चारों तरफ चक्कर काट रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक साल निकल जाता है, यानी 365 दिन बटा 1/4 यही होता है। अर्थ अपने एक पोजीशन से अगर चलेगा, वापस घूमेगा, एक परिक्रमा करेगा, रेवोल्यूशन करेगा, वापस यहाँ पर आएगा, तो 365 1/4 दिन में आएगा। और यही 1/4 4 साल में जुड़ जाता है, तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका 4/4 कट गया, यानी एक दिन। और यही एक दिन फरवरी में आपका जुड़ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। 29 दिन का फरवरी हो जाता है। तो अप्रोक्स 365 डेज में अर्थ चक्कर लगा रहा है। अब इसी चक्कर लगाने के क्रम में अर्थ कहीं पर यहां पर है, मतलब वो सन के बेहद करीब आ जाता है। देख रहे हैं आप, डिस्टेंस 147 मिलियन किलोमीटर के करीब है। अब ये घूमते 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 यहां पर पहुंच गया, ठीक है? तो यहाँ पे जो दूरी है वो थोड़ा ज्यादा है, 152 मिलियन किलोमीटर। तो इस दोनों पोजीशन को हम अलग अलग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस पोजीशन को हम पेरीहिलियन बोलते हैं, इस पोजीशन को हम एपीहिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
ये पोजीशन, सॉरी ये पोजीशन नहीं, ये वाला पोजीशन, ये तो सोलिस्टिस का है, यहाँ पे मैंने ये पोजीशन आपको दिखा दिया। एक मिनट, ये वाला पोजीशन की हम बात करें, ये सबसे दूर है 4 जुलाई को, ये 3 जनवरी को सबसे नजदीक है। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आएगा कि सर आप बोल रहे हैं कि 3 जनवरी को पेरीहिलियन पर 3 जनवरी को पेरीहिलियन पर अर्थ सबसे नजदीक है सन के, और आप बोल रहे हैं कि जुलाई 4 को सबसे दूर है, लेकिन भारत में तो इसका उल्टा होता है। हमें क्यों लगता है कि 3 जनवरी को 3 जनवरी जो है वो भारत में तो विंटर होता है सर, हमें पता है ठंडा पड़ता है, तो ठंडा पड़ता है जब अर्थ सबसे नजदीक होता है, तो क्यों ठंडा पड़ता है? क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में। वैसे ही आप बोल रहे हैं कि जुलाई के महीने में बहुत दूर होता है, जब दूर है तो इसका प्रकाश भी दूर हो जाएगा ना, तो क्यों ये गर्मी पड़ता है जुलाई जून के महीने में भारत में? ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे, और इसी का जवाब देता है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ परिक्रमा जो है, जो चारों तरफ ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में पृथ्वी घूम रही है सूरज के, सिर्फ इसका जवाब नहीं दे सकती है, सिर्फ रेवोल्यूशन इसका जवाब नहीं दे सकता है। इसका जवाब देने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना पड़ेगा, और वह है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे थोड़ा सा टिल्टेड है। क्या है वो? अपने एक्सिस पे थोड़ा सा टिल्टेड है। यानी इस डायग्राम को देखिएगा, अर्थ एक्चुअली ये जो व्हाइट लाइन में बना रहा हूं, ऐसा इसका एक्सिस होना चाहिए था रोटेशन का, क्योंकि ये घूम रहा है ना वेस्ट टू ईस्ट, तो इसे घूमना चाहिए था इस एक्सिस प्लेन के अलोंग। ठीक है, समझ रहे हैं आप? अर्थ को सीधा होना चाहिए था ऐसे, और ऐसे घूमना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं घूमकर ये कैसे घूम रहा है? ये थोड़ा सा झुका हुआ है, थोड़ा सा इंक्लाइंड घूम रहा है, और ये इतना इंक्लाइंड घूम रहा है कि यह जो एंगल है, यह वाला एंगल की मैं बात कर रहा हूं, ये 23.5 डिग्री का है। कितना का है ये? 23.5 डिग्री का। यानी मैं कह सकता हूं कि अर्थ अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री टिल्टेड है। क्या है? टिल्टेड है। और यही टिल्टेड होने की वजह से, ऐसे अर्थ नहीं है, थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड है, तो ये टिल्ट 23.5 डिग्री का टिल्ट होने के कारण हमें सीजन्स दिखते हैं। क्या दिखते हैं? हमें सीजन्स दिखते हैं। अगर ये टिल्ट नहीं होता तो हमें डिफरेंट सीजन नहीं दिखता। अब यह चीज मैं आपको डायग्राम पे समझा देता हूं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहां पर आते हैं और इसको आप समझिए। देखिए ये अर्थ क्या है, थोड़ा सा एक्सिस पिंक से बनाया हुआ है, ये टिल्टेड है, दिख रहा है ना आपको हर पोजीशन पे। अब मान लीजिए टिल्टेड नहीं होता, ये सीधा ऐसा होता, मतलब ये इस तरह का होता, ये ऐसे होता, और इसका एक्सिस ऐसे होता, तो सूरज के ये डायरेक्ट सामने होता। तो एक पोर्शन जो है, यह वाला जो पोर्शन है, वो हमेशा सूरज के सामने होता ज्यादा टाइम तक, फिर वो घूमता, रोटेट भी क्योंकि कर रहा है, तो रोटेट करने की वजह से यह पोर्शन फिर सामने आ जाता। तो इक्वल अमाउंट ऑफ एक पोर्शन पर सूरज की गर्मी पड़ती, और इक्वल अमाउंट ऑफ फिर एक पोर्शन पे सूरज की गर्मी पड़ती, तो उससे वेरिएशन नहीं होता। तो अब देखिए क्या है, क्योंकि ये टिल्टेड है, क्योंकि ये थोड़ा सा झुका हुआ है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, दिस इज टिल्टेड, तो इसका जो अभी पोर्शन जो मैं डार्क कर रहा हूं, जो कलर कर रहा हूं, यह काफी दूर हो जाता है सूरज से, और कुछ पोर्शन जो है वो सूरज के एकदम करीब हो जाता है। जैसे ये मान लीजिए अर्थ है, और यह क्या है? सूर्य है, तो अर्थ का यह पोर्शन टिल्टेड है, तो इस पोर्शन पे ज्यादा किरण सनलाइट पड़ रही है, लेकिन यह पोर्शन और दूर चला गया, तो यह पोर्शन में आपका नॉर्थ पोल का भी कुछ रीजन है, साउथ पोल का भी कुछ रीजन, और ये काफी क्या हो गया इस तरह से। अगर आप देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो यह हो गया, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल पूरा का पूरा क्या हुआ? एकदम दूर हो गया, ये नॉर्थ पोल का रीजन है और उससे सटा हुआ। और साउथ पोल क्या है? एकदम सामने आ गया, यह वाला पोर्शन एकदम सामने आ गया। तो उसकी वजह से हर जगह पे समान रूप से सनरेज नहीं मिल रहा है, और यह घूमते घूमते अलग अलग पोजीशन पे चला जा रहा है। इसलिए हमें देखने को मिलता है, इसलिए हमें यह देखने को मिलता है कि जब सूरज डायरेक्टली परपेंडिकुलर होता है यह वाले पार्ट पे 22 दिसंबर को, तो इस पार्ट पे समर होता है। और आप बतलाइए कि इंडिया में आपको कब समर होता है? समर होता है जून जुलाई के महीने में, दिसंबर में नहीं होता है। तो यानी मैं कह सकता हूं कि यह जो डार्क पोर्शन है, इसमें कहीं ना कहीं इंडिया अभी होगा इस डायग्राम में, जो सूरज से दूसरे तरफ है, टिल्टेड भी दूसरे तरफ है। और यही होता है कि जब ये अगर ग्लोब में बनाऊं, ये इक्वेटर है, मान लीजिए ये इंडिया है, तो यहां पर अगर सूरज सामने है तो यहाँ पर जून का महीना होगा जब यहाँ पे गर्मी होगी, लेकिन सूरज जब नीचे चला जाता है और ऑस्ट्रेलिया के आसपास डायरेक्ट हो जाएगा, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो क्या होगा कि इस रीजन में आपका विंटर हो जाएगा, क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ से बहुत दूर हो जाएंगी, दूसरे तरफ हो जाएंगी, और यही सिलसिला आगे चलता रहता है। खैर, इसको मैं अलग से भी एक्सप्लेन करूंगा जब मैं रोटेशन रेवोल्यूशन पढ़ाऊंगा। अभी आपको इस टिल्ट की वजह बतलाया कि आप इससे कंफ्यूज नहीं हो पाए कि टिल्ट की वजह के कारण ही आपको देखने को मिलता है
ये वाला डायग्राम पे आप जाएंगे, टिल्ट की वजह से ही देखने को मिलता है कि डिफरेंट सीजन्स अलग अलग जगह पे होते हैं। जैसे इंडिया में दिसंबर के टाइम ठंडा पड़ता है, विंटर होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में उसी वक्त समर पड़ता रहता है। जब इंडिया में समर पड़ता है जून जुलाई में, तो ऑस्ट्रेलिया में उसी वक्त विंटर पड़ता रहता है, क्योंकि दोनों के दोनों, आपको पता ही होगा, दोनों के दोनों क्या हैं, एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है इंडिया, तो एक सदर्न हेमिस्फेयर में है, तो दोनों अलग अलग पोजीशन पे सूरज के सामने होते हैं एक ही वक्त। तो इसी वजह से, क्योंकि अर्थ बेहद 3 जनवरी को बेहद करीब होता है सूरज के, लेकिन उसके बावजूद कहीं कहीं पार्ट पर, जैसे इंडिया में जनवरी के टाइम बेहद करीब होने के कारण भी विंटर होता है इंडिया में। तो इससे यह प्रूव हुआ कि पेरीहिलियन हो चाहे एपीहिलियन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सनलाइट, क्योंकि बहुत ही लेस डिफरेंस है, यहाँ 147 मिलियन किलोमीटर का डिफरेंस है, तो यहाँ 152 मिलियन किलोमीटर का डिफरेंस है, जो हार्डली आपका 5 मिलियन किलोमीटर का ही डिफरेंस है। तो इससे कोई नहीं कह सकता है कि सीजन्स इससे डिराइव होंगे, बल्कि सीजन्स डिराइव होते हैं अर्थ के टिल्ट की वजह से, झुकावट की वजह से। ये हम ज्यादा डिटेल में रिवोल्यूशन में देखेंगे। तो यहां तक बेसिक्स अगर आपका क्लियर है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर चलते हैं। अब रोटेशन रेवोल्यूशन की वजह से एक जगह पर, कहीं पर सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ सकती है, किसी जगह पे सूरज की रोशनी कम पड़ सकती है, कोई जगह बहुत दूर हो सकता है, कोई जगह उससे भी दूर हो सकता है लाइट के मामले में, क्योंकि आपको ही पता चल गया कि सनलाइट एक प्रकार से नहीं पड़ेगी। और इसी वजह से अगर आप यहाँ पे देखिएगा, यह डायग्राम पे जब आप देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं, यह डायग्राम जब आप देखेंगे तो सनलाइट इक्वेटर के पास, क्योंकि सूरज ऑलमोस्ट इक्वेटर पर बहुत टाइम तक परपेंडिकुलर रहता है, तो यह रीजन ज्यादा गर्म होता है, और सनलाइट पोल्स पे बहुत ही स्लैंटिंग पड़ती है, इस वजह से पोल्स जो होते हैं वो उतने इंटेंसिटी से गर्म नहीं हो पाते, इसलिए पोल का रीजन ठंडा होता है। खैर ये सब आगे हम पढ़ेंगे, अभी लैटिट्यूड्स पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब लैटिट्यूड्स क्या होता है, आपने अक्सर अपने टेक्स्ट बुक्स में देखे होंगे कि लैटिट्यूड्स क्या है। इक्वेटर आपने देखा होगा 0 डिग्री से ऐसे ड्रॉ किया हुआ, आपने देखा होगा 66.5 डिग्री आर्टिक सर्कल, आपने 23.5 डिग्री कर्क रेखा देखा होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपने 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन देखा होगा। तो आपके दिमाग में ये सब क्वेश्चंस आए होंगे कि आखिर ये लैटिट्यूड्स है क्या, रेखाएं क्या है। तो सबसे पहले तो मैं बतला दूं कि ये रेखाएं जो है वो काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या है वो काल्पनिक रेखाएं हैं। एक मिनट में इसको ऊपर ला रहा हूं। तो इस डायग्राम में आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरा का पूरा क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, यानी ऐसी कोई रेखाएं नहीं है, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। अब एक लाइन आपको दिख रहा होगा कि मैंने इधर से इधर ड्रॉ किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स यानी अक्षांश। अभी मैं बतलाऊंगा ये कैसे ड्रॉ होते हैं, सभी डिटेल्स में आपको बतलाऊंगा, घबराने की एकदम जरूरत नहीं है। तो ये लैटिट्यूड्स होते हैं, ये अक्षांश होते हैं। और एक नॉर्थ पोल से आपको दिख रहा होगा साउथ पोल तक लाइंस ड्रॉ किए हुए हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, यानी देशांतर बोलते हैं। तो अक्षांश और देशांतर में डिफरेंस क्या है, कैसे डिराइव होता है, क्यों हम करते हैं, इसका मदद ये मैं आपको समझाता हूं। अब आपको पता चल गया कि रोटेशन कर रहा है अर्थ, अपने एक्सिस पे घूम रहा है, साथ ही रेवोल्यूशन कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, जिसकी वजह से डिफरेंट सीजन्स हो रहे हैं। कहीं पर विंटर हो रहा है, कहीं पर समर हो रहा है, कहीं मिडनाइट सन, आपको फोटो दिखाया मैंने। तो इस वजह से डिफरेंट सनराइज, डिफरेंट सनसेट, तो कहीं पर टाइम अलग होगा। मैं कह सकता हूं कि यहाँ का टाइम कुछ अलग होगा, यहाँ का टाइम अलग होगा, क्योंकि पृथ्वी जब घूम रही है तो यह पोजीशन उस वक्त हो सकता है सूरज के सामने हो, यह पोजीशन सूरज के सामने नहीं हो। तो एक ही पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर देखने को क्या मिलेगा कि कहीं पर दिन हो रहा है, कहीं पर रात हो रहा है। इन समस्या को सुलझाने के लिए, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ टाइम पैसेज, कहाँ पे टाइम कैसे बीत रहा है, टू सॉल्व द प्रोसेस ऑफ आपका क्लाइमेट किसी जगह का, यानी सीजन्स हम बोल सकते हैं, क्लाइमेट बोल सकते हैं, ये सब चीजों को सॉल्व करने के लिए हमने अर्थ को एक ज्योग्राफिकल ग्रिड में बांट दिया। किस में बांट दिया हमने, ज्योग्राफिकल ग्रिड में अर्थ को बांट दिया है। यानी अर्थ को समझने के लिए, क्योंकि एक 3D बॉडी है, इसको समझने के लिए बेहतर ढंग से, आपको मैंने पढ़ाया था पर्सपेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी में कि तीसरा पर्सपेक्टिव होता है मैप्स या कार्टोग्राफी। दैट वाज कॉल्ड योर ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यही होता है। यानी ज्योग्राफी को आसान भाषा में समझने के लिए हमने मैप्स का इजाद किया, क्योंकि एक सर्कल को समझना बेहद मुश्किल है, सर्कल पे ड्रॉ करना सभी चीजें मुश्किल है। आपने कभी बचपन में जरूर ट्राई किया होगा कोई बॉल को गिफ्ट रैप करने का। जब आप बॉल को गिफ्ट रैप करते हैं तो कहीं पर उठ जाएगा, कहीं पर वो पिचक जाता है, फिर आपका जो रैपिंग पेपर होता है ना ऐसा। लेकिन आप एक रेक्टेंगुलर चीज को गिफ्ट रैप करिए, वो बहुत अच्छे तरीके से गिफ्ट रैप होता है। तो इसी कारण, क्योंकि हम इस पर पढ़ना हमारे लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। एक सर्कल है, इसके पीछे भी तो है ना, 3D बॉडी है, इसके पीछे भी अर्थ है, आधा ही नक्शा आपको दिख रहा होगा।
तो इसलिए हमने क्या किया, मैप बना लिया, यानी वर्ल्ड मैप बना लिया। वर्ल्ड मैप पे हमने कंटिनेंट्स वंटिनेंट्स बना लिए। अब उसी तरह हमने ज्योग्राफिकल ग्रिड से लैटिट्यूड्स भी बना लिया है और लॉन्गिट्यूड्स भी बना लिया, यानी एक समांतर रेखाएं बना ली हैं, पैरेलल लाइंस बना ली हैं जिसे हम लैटिट्यूड्स बोल रहे हैं, और एक और लाइंस बनाई है जो ऊपर से नीचे जा रही हैं, एक जगह से निकल के दूसरे जगह मिल जा रही हैं, कन्वर्ज हो जा रही है, उनको हम देशांतर बोल रहे हैं। और इन दोनों की अपनी अपनी यूटिलिटीज है, इसको एक चार्ट से समझते हैं, लेकिन उससे पहले इनको ड्रॉ करना हम समझते हैं कि कैसे ये ड्रॉ होते हैं, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिले ज्योग्राफी सब्जेक्ट का। जो मैं शायद ये लेक्चर को बहुत ज़्यादा फाउंडेशन रख रहा हूँ, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप इससे अवगत हो जाएं कि कैसे ये चीज़ें डिराइव होती हैं, कैसे हम लैटिट्यूड्स बनाते हैं। तो आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आपने कभी प्याज को काटा होगा, करेक्ट? आपने कभी प्याज को काटा है? तो प्याज को जब आप काटते हैं तो ऐसे ऐसे स्लाइस करते हैं, राइट? रिंग्स के फॉर्म में आपने काटा है ना, सलाद बनाने के लिए, सैलेड आपने बनाया होगा। तो उस हिसाब से अगर मैं अर्थ को बीचों बीच से काट दूं तो आपको ही पता है कि अर्थ का अपना एक सेंटर है और यह क्या है, सरफेस है। हम लोग कहाँ पे रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं। हम अर्थ के अंदर नहीं रहते, अंदर हम नहीं जा सकते, अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। यह चीज मैं आपको जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ाऊंगा कि अंदर अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर, इसको कोर बोलते हैं। सरफेस पे हम रहते हैं जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, और क्रस्ट के बाद होता है मैंटल, फिर आता है कोर। तो कोर और मेंटल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, आदमी नहीं रह सकता है, अंदर रहने की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ सतह पे रहते हैं, यानी जो अपने अपने स्कूल में, ऑफिस में कहीं पे ग्लोब देखा होगा रखा हुआ, तो उस ग्लोब का जो ब्लू वाला पोर्शन ओशियन और जो लैंड वाला पीला वाला पोर्शन आप देखते हैं, उसी पर हम रहते हैं। अब इसको मैंने काट दिया है एक बॉल की तरह, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने सेंटर इसका ले लिया अर्थ का। अब सेंटर से मैं एक एंगल लूंगा, कोई भी एंगल में ले सकता हूँ। सपोज करिए मैंने 30 डिग्री का एक एंगल लिया, यह 30 डिग्री का एंगल है। अब ये 30 डिग्री का एंगल कहां पर टच कर रहा है, तो ये 30 डिग्री का एंगल यहां पर आपका टच कर रहा है। अब ये यहां पे जहां पे टच करेगा, वहां से अगर मैं एक समांतर रेखा बनाऊं, एक लाइन बनाऊं जो कि अर्थ के सरफेस को टच करेगा, तो वही लाइन क्या कहलाएगा, लैटिट्यूड कहलाएगा। यानी वही लाइन क्या कहलाएगा, आपका अक्षांश कहलाएगा। तो एक तरह से लैटिट्यूड को मैं डिफाइन कर सकता हूं कि एक एंगुलर डिस्टेंस है। क्या है ये, एंगुलर डिस्टेंस है, क्योंकि एंगल है, ये एंगल है ना 30 डिग्री का। तो एक एंगुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्लियर? अब इसी तरह मैं यहां पर नीचे भी एक एंगल बना सकता हूं। मान लीजिए मैंने ये 20 डिग्री का एंगल बनाया, तो यहां से जो लाइन सरफेस पे टच करेगी, तो इसको मैं बोल सकता हूं 20 डिग्री लैटिट्यूड। वैसे ही मैं 21 डिग्री बना सकता हूं, वैसे ही मैं 21, 22, 23 जीरो से स्टार्ट कर कर 1, 2, 3, 4 लाइंस बना सकता हूं। अब आपको पता है कि पूरा अर्थ जो है, यह 0 डिग्री लाइन की हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारा इक्वेटर है। अब 0 डिग्री से मैंने एक लाइन बनाया ऊपर 1 डिग्री, तो ये क्या बन गया, 1 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ये नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ पोल की तरफ है, तो इसको हम लिखते हैं 1 डिग्री नॉर्थ। वैसे ही 2 डिग्री 3 डिग्री करके हम 90 डिग्री नॉर्थ तक लैटिट्यूड्स बनाते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। और वैसे ही नीचे की तरफ भी हम 2 डिग्री साउथ, 1 डिग्री साउथ करते हुए 90 डिग्री साउथ तक लाइंस बना सकते हैं। यानी इस पे बहुत सारे लाइंस हम क्रिएट कर सकते हैं, और सभी के सभी क्या होंगे, सभी के सभी एंगुलर डिस्टेंस होंगे, यानी सेंटर से एक एंगल लिया हुआ होगा, और वही एंगल जहां पर टच करेगा तो वहां से एक लाइन क्रॉस किया होगा जो कि सरफेस ऑफ अर्थ पे टच करेगा। तो एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बता दूं, क्योंकि अर्थ एक 3D बॉडी है। तो अगर मैं अर्थ को ऐसे बनाऊं, तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं यहां पर 10 डिग्री का एक एंगल लूं सेंटर से, जिसको मैं 10 डिग्री नॉर्थ बोल रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा आप, तब समझ में आएगा। यहीं पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट उनका नहीं बनता है। अब 10 डिग्री जो मैंने बनाया, ये अर्थ के चारों तरफ ऐसे गोल घूमता हुआ एक पैरेलल है। क्या है वो, पैरेलल एक लाइन है। यानी अर्थ हमारा क्या है, 3D बॉडी है। अगर मान लीजिए मुझे आप 3D समझ, तो मेरे गले में आप एक माला डाल दीजिए, तो मेरे माला क्या होगा, मेरे पूरे बॉडी को सरकमफ्रेंस कर जाएगा। तो जब मेरे पूरे बॉडी को सरकमफ्रेंस करेगा, तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैंने 30 डिग्री का एंगल बनाया है, तो ये पूरे अर्थ को एक गोल चक्कर में 30 डिग्री का लैटिट्यूड, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जिसे हम बोल सकते हैं। और ये 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री ऊपर होता है, और 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ होता है। यानी 90 लैटिट्यूड्स ऊपर होगा, 90 लैटिट्यूड्स नीचे होगा। तो ऐसे सर्कल ऊपर 90 बनेंगे और नीचे भी 90 बनेंगे, और उन सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं, उन सर्कल्स को हम बोलते हैं पैरेलल्स। उसी को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। क्लियर?
अब यहीं पर एक ट्विस्ट है कि अगर आपको कोई बोल दे कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स यानी लाइंस बतलाइए, क्योंकि ये लाइंस आप कहीं भी किताब में देखिएगा तो आपको ऐसा ही दिखेगा, जहां भी आप देखिएगा ये सर्कल के फॉर्म में नहीं बनाया रहता है, सिर्फ लाइंस बनाया रहता है। ये हमारे समझने के लिए, समझदारी के लिए लाइंस हम बनाते हैं। अब इसको सर्कल बनाएंगे तो बहुत घिचपिच हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये सर्कल होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लेकिन ये लाइंस को हम सिर्फ क्या बोल रहे हैं, लैटिट्यूड्स। तो अगर आपसे लाइन पूछेगा तो एक तो 0 डिग्री हो गया, और ऊपर 90 तक जाएगा तो 90, फिर नीचे 90 जाएगा नॉर्थ और साउथ, तो टोटल कितना हो गया, यह 1 हो गया, यह 90 लाइंस हो गए, यह 90 लाइंस हो गए, 90 90 180, और टोटल 180 प्लस 1 181, यानी टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हो गए, 181 हो गए। 0 डिग्री तो कॉमन है ऊपर के लिए भी नीचे के लिए भी, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितना लैटिट्यूड्स है तो आप बोलेंगे 181। लेकिन कोई आपसे अगर पूछता है कि पैरेलल्स कितने हैं, यानी ये सर्कल कितने हैं, तो आप बोलेंगे, यहां पर एक ट्विस्ट आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बतलाया था कि अर्थ अपने नॉर्थ पोल पर फ्लैट हो जाता है, तो फ्लैट जहां पे कोई चीज हो जाएगा तो एक पॉइंट हो जाएगा। तो नॉर्थ पोल पर भी एक पॉइंट हो गया, साउथ पोल पर भी पॉइंट हो गया, और सर्कल में कोई पॉइंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, आप मैथमेटिक्स में बेसिक्स में ये समझते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो पैरेलल्स हम बना रहे हैं, ये गोल रेखाएं हम बना रहे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री करके 90 तक, तो जो 90 वाली रेखा बनेगी, ये गोल रेखा, वो एक्चुअल में पॉइंट पर कैसे आप बनाइएगा एक सर्कल, समझ रहे हैं इस चीज को, तो उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, नॉर्थ पोल वाले पॉइंट को और साउथ पोल वाले पॉइंट को। तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो 181 से 2 माइनस हो जाएगा, तो 179। तो कोई आपसे अगर पूछे एग्जाम में, कहीं पर ऑप्शन में आपसे पूछ दे कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, तो 179 होते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स 90 ऊपर 90 नीचे और बीच में 0। तो यहां तक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं लैटिट्यूड्स के मेजर लैटिट्यूड्स देखने, कौन मेजर लैटिट्यूड्स होते हैं। तो ये फिगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो मेजर लैटिट्यूड और सबसे बड़ा लैटिट्यूड है, क्योंकि आपको ही पता है कि 12,756 किलोमीटर के आसपास रेडियस सबसे ज्यादा यही होता है, तो सबसे बड़ा लैटिट्यूड क्या होता है, हमारा इक्वेटर होता है, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। हिंदी में भी कई कई आपको चीजें याद करनी चाहिए अगर इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा है। भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी अर्थ, मध्य मतलब क्या होता है, मिडिल, और रेखा मतलब क्या होता है, लाइन। यानी एक ऐसी लाइन जो मिडिल से क्रॉस कर रही है अर्थ की, और अर्थ को मिडिल में एकदम डिवाइड कर रही है। आपको दिख रहा होगा कि 0 डिग्री क्या है, एक ऊपर में इक्वल हाफ को डिवाइड करिए, एक नीचे में इक्वल हाफ को डिवाइड करिए, और यही 0 डिग्री जब 2 हाफ को डिवाइड करती है तो हम बोलते हैं कि यही भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा भी बोलते हैं हिंदी में। तो यही 0 डिग्री इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। वो 2 पार्ट क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, यानी उत्तरी गोलार्ध एंड दक्षिणी गोलार्ध। तो ये लाइंस आपको याद रखने, मेजर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड क्या है आपका, इक्वेटर है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ऐसे करके तो 1 2 3 4 हम सब लैटिट्यूड लाइंस को याद नहीं रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट मेजर है बस उसको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इंडिया का साउथ वाला जो ट्रायंगल पोर्शन है उसके बीचों बीच, मतलब ये इंडिया का जो पूरा नक्शा है उसके बीच से ये गुजरती है ये रेखा, जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। तो ये लाइन आप याद रखिएगा। वैसे ही नीचे में आपको याद रखना है 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा गुजरती है, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी इसी को हम कर्क रेखा बोल रहे हैं। तो अभी तक मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स बतलाया। पहला है आपका 0 डिग्री, दैट इज योर इक्वेटर, विषुवत रेखा। फिर मैंने बताया 23.5 डिग्री नॉर्थ, दैट इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। फिर आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, जो आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में। और फिर आपको दिख रहा होगा 66.5 डिग्री नॉर्थ, जो कि है आपकी आर्टिक सर्कल, और 66.5 डिग्री साउथ, जो कि है आपकी अंटार्कटिक सर्कल। तो इस तरह से यह इंपॉर्टेंट लाइंस, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स आपको याद रखना है। अब इसको डिटेल्स में हम देखेंगे, जब हम आगे क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर आखिर क्यों इस लाइन का इंपॉर्टेंस है, इस लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है, हम वहां पर देखेंगे। एक छोटा सा हिंट बस यहाँ पे आपको दे देता हूं। एक चीज याद रखिएगा कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही है, परिक्रमा कर रही है। तो इस परिक्रमा करने के दौरान ऐसा होता है कि सूर्य से का जो पोजीशन होता है, जो रिलेटिव पोजीशन होता है पृथ्वी का, वो ऐसा होता है कि सूर्य कभी भी इस रेखा के, कर्क रेखा के पीछे नहीं जाएगा। यानी सूर्य की जो रोशनी होगी यहीं तक वो सूर्य जाएगा, इसके उधर नहीं जाएगा नॉर्थ पोल में। और मकर रेखा पे भी यही चीज देखने को मिलती है कि सूर्य कभी भी अपने इस पोजीशन के नीचे नहीं जाएगा। उसके कारण क्या होता है कि साल भर, पूरे ईयर में सूर्य इक्वेटर के ही आसपास रहता है। जो हरी वाली पट्टी आपको दिख रही है, यानी सूर्य ज्यादा से ज्यादा यहां से उठ के यहां आ सकता है,
या यहाँ से उठ के यहाँ आ सकता है। उसकी वजह से क्या होता है, हरी वाली जो पट्टी आपको दिख रही है वहां पर मैक्सिमम हीट, मैक्सिमम सनलाइट साल भर मिलता है, थ्रू आउट द ईयर। इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्रॉपिकल जोन या ट्रॉपिकल रीजन। उसी को टॉरिड भी बोलते हैं। कहीं पे ट्रॉपिकल लिखा होगा यानी दैट इज रिलेटेड टू योर सनलाइट। और आपको मैं बतलाऊंगा, जब मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊंगा तो बतलाऊंगा कि ये जो इक्वेटर पर सूर्य आपका 23 मार्च को परपेंडिकुलर बैठता है, और फिर आप 21 मार्च को बैठता है और 23 सितंबर को बैठता है। वैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 21 जून को सूर्य परपेंडिकुलर रहता है, सन का पोजीशन यहां पर रहता है। इसी कारण भारत क्योंकि यहां पर है, जून के टाइम सूर्य की डायरेक्ट हिट पड़ती है, इसलिए भारत में जून के टाइम समर का मंथ होता है। और सूर्य फिर जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर में 23 सितंबर को वापस विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री पर बैठ जाता है। उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सूर्य का पोजीशन यहां पर हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा पर, ऑस्ट्रेलिया के आसपास। इसलिए भारत से सूर्य काफी दूर हो जाता है, इसलिए यहां से इसकी रोशनी तिरछी पड़ती है। इसलिए दिसंबर के वक्त, 22 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूं, 22 दिसंबर को हमारे यहाँ विंटर पड़ता है। तो यही यूटिलिटी है लैटिट्यूड्स की, जो मैंने थोड़ा संक्षिप्त में समझाया। क्लाइमेटोलॉजी में और डिटेल्स में हम इसको फिर से देखेंगे। लेकिन इस चीज को समझिएगा कि इसी वजह से, क्योंकि सूरज के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है, पृथ्वी घूम भी रही है, इसलिए इन रेखाओं का इंपॉर्टेंस हो जाता है। हम रेखा नहीं बनाएंगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कौन सा एरिया में सूर्य ज्यादा टाइम तक चमकता है। हमारे सुविधा के लिए, ज्योग्राफी को अच्छे से समझने के लिए, लैटिट्यूड्स कि कौन सा जगह पे गर्मी कब पड़ रही है, कौन सा जगह पे ठंड कब पड़ रहा है, कहाँ का फिजिकल प्रोसेसेस क्या है, क्लाइमेट क्या है, ये सब चीज बतलाता है हमें लैटिट्यूड्स। और इसी चीज को मैंने चार्ट में आपके लिए लिख दिया है यहाँ पर। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला। यहाँ पर लैटिट्यूड्स का कॉलम पहले देखिए, ये लैटिट्यूड्स है अपना, और ये लैटिट्यूड्स में आपको दिखेगा यहाँ पर कि इनिशियली हम किसको ले रहे थे, 0 डिग्री इक्वेटर को ले रहे थे। वो सबसे बड़ी रेखा है जो 2 भाग में पृथ्वी को बांट रही है। डायरेक्शन की हम बात करें तो ये लैटिट्यूड जो मैंने ड्रॉ करके अभी आपको बतलाया, ये एक तरह से नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन को डिनोट कर रहे हैं, यानी नॉर्थ से साउथ ये पैरेलल्स रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं जो एक दूसरे से टकरा नहीं रहे हैं, कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इनका डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, दीज आर पैरेलल सर्कल्स। मैंने बताया ना, ये पैरेलल सर्कल्स है दैट नेवर इंटरसेक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी वो इंटरसेक्ट नहीं करते, एक दूसरे से टकराते नहीं। अब यहां पर इनका लेंथ के ऊपर हम बात करें तो दे आर शॉर्टर एज दे रीच पोल्स। इसका क्या मतलब है कि जैसे ही आप देख रहे होंगे कि यहां पर मैंने 0 डिग्री ड्रॉ किया था इक्वेटर, जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रहा था वैसे वैसे इनका लेंथ क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि पोल्स की तरफ जाने में इनका लेंथ डिक्रीज होता है। करेक्ट। तो इतना चीज आपको लैटिट्यूड्स में समझना है। अब इसके अलावा एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो यहां पर मैंने नहीं लिखा है, बतला दूं मैं। ये देखिए, यह 0 डिग्री लैटिट्यूड, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं क्या हो रहा है, लैटिट्यूड्स का लेंथ डिक्रीज हो रहा है 90 डिग्री नॉर्थ जाने में। साउथ में भी वही चीज हो रहा है, 90 डिग्री साउथ जाने में वही चीज डिक्रीज हो रहा है। अब यहां पर आपको जानकर हैरानी होगी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड है, मान लीजिए ये 10 डिग्री लैटिट्यूड है, तो या फिर इसको 1 डिग्री ही अभी समझिए आप, ठीक है, 1 डिग्री है मान लीजिए। तो 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यह जो डिस्टेंस है, और फिर 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यह डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल होता है। क्या होता है ये? ऑलमोस्ट इक्वल होता है। एग्जैक्टली तो नहीं होता है, मतलब थोड़ा वेरी करता है, जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं तो बीच की दूरी थोड़ी सी चौड़ी होती है, लेकिन एग्जैक्टली अगर एग्जाम में आपसे पूछे तो हर लैटिट्यूड्स के बीच की दूरी हम एवरेज 111 किलोमीटर लेते हैं। यदि इसका लेंथ जो है, यानी इसकी जो लंबाई है लैटिट्यूड्स की, वो इक्वल नहीं है, वो डिक्रीज कर रही है जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं। करेक्ट। लेकिन इसके बीच की जो दूरी है, सभी रेखाओं के बीच की जो आपस की दूरी है, वो ऑलमोस्ट इक्वल है। तो यह पॉइंट आप याद रखेंगे, 111 किलोमीटर के आसपास। अब इसी पर हम आते हैं नेक्स्ट, अपना लॉन्गिट्यूड्स को अब समझते हैं। लॉन्गिट्यूड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वापस हम जाते हैं जहां हमने शुरुआत की थी। अब आपको लॉन्गिट्यूड्स यहाँ पे दिख रहा होगा, ये लॉन्गिट्यूड्स की डायग्राम है, और अब देख रहे होंगे आपकी नॉर्थ पोल से एक लाइन जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, ये साउथ पोल पर मिल जा रहा है। बहुत सारे लाइंस जा रहे हैं और ये मिल जा रहे हैं। तो ये लॉन्गिट्यूड्स कैसे ड्रॉ होता है वो भी चीज मैं आपको एक बार दिखला दूं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। तो इसी डायग्राम पर हम फिर से आ रहे हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं मैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए।
अब इसको देखिएगा, यह जो पोर्शन है, यह मैंने आपको ऐसा कुछ फिगर बनाया, यानी अब अर्थ को मैंने नींबू की तरफ काट लिया। जैसे आप लेमन काटते हैं, लेमन को जैसे काटते हैं वैसे काटा है। इसको मैंने अनियन की तरह काटा था, प्याज की तरह, इसको मैंने नींबू की तरह काटा है। तो अब बीच में यह एक बेस मैं लूंगा, यानी 0 डिग्री का एक बेस मैंने लिया है। अभी 0 डिग्री बतलाऊंगा आपको मैप पर कहाँ पर है। तो ये 0 डिग्री का मैंने बेस ले लिया। अब इस 0 डिग्री के बेस की वजह से आपको दिखेगा कि बहुत सारे एंगल्स ड्रॉ हो सकते हैं। अब ये जो एंगल्स ड्रॉ होंगे, मान लीजिए यहां तक ड्रॉ किया, फिर मैं इसको सरफेस पे ड्रॉ करूंगा, तो ये वाला जो होगा ये क्या कहलाएगा, ये लॉन्गिट्यूड कहलाएगा, यानी यही देशांतर कहलाएगा। और 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री करते हुए यह पूरा का पूरा इधर घूमते हुए यहां तक आ जाएगा, यानी 180 डिग्री तक आ जाएगा। और यह ईस्ट में आएगा, और फिर इस साइड भी मैं ड्रॉ कर सकता हूं। इस साइड भी ड्रॉ करते करते कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री वेस्ट हो जाएगा, यानी 180 डिग्री लाइंस इधर बनेंगे, 180 डिग्री लाइंस इधर बनेंगे। तो एग्जैक्टली अगर आप चले जाइएगा मैप पर, मैं दिखा देता हूं आपको, ये वाले मैप पे ज्यादा समझ में आएगा। यानी मैंने क्या बोला कि सेंटर ऑफ अर्थ से ही लेना है, लेकिन 0 डिग्री को एक बेस लेना है, और उस बेस को हम लेते हैं लंदन के आसपास। यानी यहां से मैंने एक 0 डिग्री लिया। अब 0 डिग्री से लेमन की तरह काटा था, वहां से एंगल्स निकाले, 180 डिग्री ईस्ट की तरफ, 180 डिग्री वेस्ट की तरफ। यानी 0 डिग्री अगर ये की लाइन है, तो ऐसे बहुत सारे लाइन्स यहाँ पे बनेंगे, और ये 180 डिग्री ईस्ट तक जाएंगे, और इधर भी जाएंगे ये 180 डिग्री वेस्ट तक ये लाइन्स। यानी लैटिट्यूड्स के केस में, अक्षांश के केस में हमने क्या देखा था कि पूरी पृथ्वी को हम 0 डिग्री से 90 तक ले जा रहे थे ऊपर, और नीचे भी 90 तक ले जा रहे थे। लेकिन लॉन्गिट्यूड्स के केस में हम क्या देख रहे हैं कि हम 0 डिग्री बेस से बहुत सारे लाइंस गुजार रहे हैं, जो कि नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल पर मिल जा रहे हैं, और 180 डिग्री लाइन इस साइड निकाल रहे हैं ईस्ट की तरफ, और 180 डिग्री इस तरफ निकाल रहे हैं। तो टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हो जाएंगे हमारे, 180 ईस्ट में, 180 वेस्ट में, प्लस 0 डिग्री जो मैंने बेस लिया था, तो उसको मैं 0 डिग्री को लूंगा ना। तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये 180 लाइंस, फिर 180 लाइन, और एक 0 डिग्री का लाइन, यानी 361। लेकिन यहीं पर एक गेम है कि 180 जो ईस्ट का लाइन होगा, मान लीजिए यहां पे आया 180 ईस्ट, और 180 वेस्ट का जो लाइन होगा, ये दोनों कॉमन होता है। क्योंकि पृथ्वी क्या है, गोल है। मैं ये फ्लैट मैप पे आपको दिखला रहा हूं, यानी इस मैप को अगर मैं मोड़ दूं गोल की तरह, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, और ये पृथ्वी का 3D का शेप ले लेगा। ठीक है, आपने कोई A4 को मोड़ के देखिए, वो गोल बन जाता है। तो उसी वजह से यह लाइन जहां पर 180 डिग्री एंड होता है, वही सेम लाइन होता है 180 डिग्री वेस्ट। तो ये 180 वाला जो लाइन है, यह कॉमन हो जाता है, इसीलिए हम एक माइनस कर देंगे, और टोटल लॉन्गिट्यूड्स की संख्या हो जाती है हमारे पास 360 ऐसे लाइंस है, इंक्लूडिंग द 0 डिग्री बेस। अब ये 0 डिग्री यहीं पर क्यों हम लेते हैं, लंदन से ये क्यों हम गुजार रहे हैं इसको, यहाँ पे लंदन है इसलिए गुजारते हैं क्योंकि लंदन में एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी था। उसकी वजह से ये डिसाइड किया गया कि 0 डिग्री मेरिडियन जो है, 0 डिग्री मेरिडियन भी हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड को, देशांतर को, तो 0 डिग्री मेरिडियन को हम यहीं से गुजारेंगे। कहाँ से गुजारेंगे, जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है वो कहाँ थी, लंदन में थी। जो जगह का नाम था उसका नाम था ग्रीनविच। इसीलिए 0 डिग्री से जो लाइन क्रॉस कर रही है, पूरे अर्थ पर जो लॉन्गिट्यूड क्रॉस कर रही है, वो लंदन से गुजरती है, और लंदन में भी एक जगह है जो है ग्रीनविच। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड हम क्यों बना रहे हैं, लैटिट्यूड का तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया था ना, लॉन्गिट ये एक्चुअल में हम लैटिट्यूड क्यों बना रहे थे, क्योंकि हम सूर्य से देख रहे थे कि सूर्य का प्रकाश कहाँ कहाँ कैसे जा रहा है, जिसकी वजह से हमें क्लाइमेट का ज्ञान मिल रहा था, कहाँ पर विंटर पड़ रहा है, सीजन्स का ज्ञान मिल रहा था, ये सब चीजें मिल रही थी, फिजिकल लाइफ प्रोसेसेस मिल रहा था। अब लैटिट्यूड से हमें यह तो पता चल गया कि यहाँ जगह पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। अब लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर के लिए क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें एक और रेखा यहाँ से गुजारनी पड़ी। तो इसका जवाब है कि हमें टाइम और लोकेशन पता करना था किसी जगह का। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि पृथ्वी पर यह 0 डिग्री लैटिट्यूड है, यहाँ पर कोई पर्सन है, बहुत सारे पर्सन अलग अलग पॉइंट पे हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं ना 0 डिग्री पर। तो एग्जैक्ट कोई आदमी बोल रहा है मैं 0 डिग्री पर हूं, तो आप उसका लोकेशन बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि 0 डिग्री पर यहां से एक रेखा में गुजार दूं, और बोलूं कि वो आदमी 10 डिग्री ईस्ट पर है, यानी
वो 0 डिग्री पर है और साथ में 10 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। तो आप बता सकते हैं 10 डिग्री ड्रॉ करके वो एग्जैक्ट इस लोकेशन पे। अगर मैं बोलूं कि कोई 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है और 0 डिग्री ही लॉन्गिट्यूड पे, यानी वो लंदन वाले लाइन पे है, यानी वो यहां पर है कहीं। करेक्ट। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई 10 डिग्री साउथ में है, तो यह अगर 0 डिग्री है तो यह 10 डिग्री साउथ हो जाएगा। और मैं आपसे बोलूं कोई 40 डिग्री वेस्ट में है, तो 0 डिग्री से अब 40 डिग्री वेस्ट आइएगा तो उसका पोजीशन एग्जैक्ट यहां पर हो जाएगा। यानी दो लाइंस की मदद से हम एग्जैक्ट कोई भी जगह का लोकेशन निकाल सकते हैं। ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि लॉन्गिट्यूड देशांतर की मदद से हम किसी जगह का लोकेशन निकाल सकते हैं। अब किसी जगह का टाइम निकाल सकते हैं, तो जी हम टाइम भी निकाल सकते हैं। लेकिन इस टाइम को समझने से पहले मैं आपको चार्ट पे चीजें दिखाना चाहूंगा। एक बार हम चार्ट पे चल के लॉन्गिट्यूड्स के भी बेसिक्स देख लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे और आपको टाइम निकालना सिखाएंगे। अब देखिए 0 डिग्री की मैंने बात की, इनिशियली जो इनिशियल लॉन्गिट्यूड है, जैसे इनिशियल अक्षांश क्या था 0 डिग्री था, वैसे ही 0 डिग्री जो लंदन से गुजर रहा है देशांतर, वो इनिशियल आपका देशांतर रेखा है, यानी मेरिडियन है, यानी लॉन्गिट्यूड है, जो कि दो भाग में वो भी डिवाइड कर रहा है, एक ईस्ट पोर्शन और एक आपका वेस्ट पोर्शन, 180 डिग्री ईस्ट 180 डिग्री वेस्ट। अब ये डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन कैसे दिखा रहा है, तो आपको मैंने बतलाया ही यहाँ पे, सॉरी आपको मैंने क्या बतलाया कि देशांतर ऐसे होते हैं। तो एक तरह से ये ईस्ट डायरेक्शन का जानकारी दे रहे हैं और वेस्ट डायरेक्शन का जानकारी दे रहे हैं, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट। वैसे ही इनका डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, दे कन्वर्ज एट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ये क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज एट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यानी आप जब लॉन्गिट्यूड्स देख रहे हैं तो आपको देखकर यह हैरानी ही हो रही होगी कि 90 डिग्री नॉर्थ से निकलकर 90 डिग्री साउथ पर ये मिल जा रहे हैं। यानी ये 0 डिग्री है तो ये 1 डिग्री ईस्ट है, तो वो भी 90 डिग्री से निकलकर यहाँ 90 डिग्री साउथ पर मिल जा रहा है। वैसे ही दूसरा डिग्री भी वैसे ही यहाँ से निकल रहा है 2 डिग्री ईस्ट, ये भी मिल जा रहा है। यानी एक तरह से देखने को मिल रहा है कि दे कन्वर्ज एट नॉर्थ एंड साउथ पोल। सभी रेखाएं क्या होती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। और इसी वजह से जब ये रेखाएं आपस में मिल जाती हैं, और लैटिट्यूड्स के केस में हमने देखा था कि रेखाएं नहीं मिल रही थी, ये सर्कल बन जा रहा था, जिसे हम क्या बोल रहे थे, पैरेलल्स बोल रहे थे, राइट। लेकिन यहां पर कोई सर्कल नहीं बनता है, एक हाफ सेमी सर्कल जैसा फिगर बन रहा है। क्या बन रहा है, सेमी सर्कल जैसा फिगर बन रहा है। यानी आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, दे आर सेमी सर्कल। अगर लैटिट्यूड पूछे तो दे आर सर्कल्स। ये क्लियर है। अब यहां पर लेंथ की बात करें तो हमने देखा था कि लैटिट्यूड्स के केस में 0 डिग्री सबसे लंबा अक्षांश था, और जैसे जैसे हम 90 डिग्री की तरफ जा रहे थे तो उनका लेंथ डिक्रीज कर रहा था। लेकिन यहां पर इन सभी लॉन्गिट्यूड्स का, चाहे 180 डिग्री भी ले लीजिए इधर उधर, सभी का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, सभी का लेंथ इक्वल होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्ज भी कर रहा है नॉर्थ पोल साउथ पोल पे, लेंथ भी इक्वल है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि इनकी जो आपस में दूरी है 0 डिग्री से लेके 1 डिग्री ईस्ट के बीच, आपको दिख रहा होगा पोल्स के पास इनके बीच दूरी कम है, लेकिन जैसे जैसे ये इक्वेटर पे आ रही है 0 डिग्री, इनके बीच की दूरी काफी ज्यादा हो जा रही है। ये देख रहे हैं आप, ये छोटा हो रहा है, फिर धीरे धीरे बीच में इनकी दूरी मैक्सिमम इक्वेटर पे हो जा रही है। और वही चीज मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है कि दे कन्वर्ज एट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स बट दे आर फार्दर्स्ट अपार्ट एट 0 डिग्री। 0 डिग्री पे सबसे ज्यादा बीच में उनकी दूरी है, बट दे आर इक्वल इन सेम लेंथ। तो यह फीचर्स, यह डिफरेंस आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स यानी अक्षांश और देशांतर के एकदम याद होने चाहिए, जो बेहद आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड समझ में आ गया होगा। अब इतना आपको समझ में आ गया है तो हम टाइम कैलकुलेशन कैसे करते हैं इस पे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। और टाइम कैलकुलेशन से क्योंकि क्वेश्चन आता है, अभी 2025 में ही पूछा, 2024 में ही पूछा, तो हम देखेंगे, वो भी क्वेश्चन देखेंगे। पर आज हम कोशिश करेंगे कम से कम टाइम लोकेशन तक तो आपको चीजें समझा दूं। तो टाइम लोकेशन समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ, ठीक है। यह मैप आपको दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा मैप बनाया है, लगाया है मैंने आपके लिए। अब मैंने क्या बोला कि ये 0 डिग्री जो लाइन है, ये देख रहे होंगे आप, ये 0 डिग्री देशांतर जो ये लंदन से गुजरती है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये जो लाइन है ये यहाँ से गुजर रही है, ये वाली। तो ये लंदन से आसपास गुजर रही है, और लंदन से गुजरने के वजह से इस 0 डिग्री को हम क्या बोल रहे हैं, प्राइम मेरिडियन बोल रहे हैं। यानी ये सभी जो देशांतर होंगी ये मेरिडियंस कहलाती हैं, लेकिन इसको हम प्राइम बोल रहे हैं, मतलब मुख्य रूप से प्रधान मध्य रेखा बोल रहे हैं। प्रधान मध्य रेखा भी बोला जाता है प्राइम मेरिडियन, क्योंकि 0 डिग्री को ही बेस मानकर हम 180 डिग्री ईस्ट जा रहे हैं, 180 डिग्री वेस्ट जा रहे हैं। तो अब इस बेसिस पे टाइम कैसे कैलकुलेट होगा मैं आपको समझाता हूँ। पृथ्वी 360 डिग्री
घूमेगी जब भी वो रोटेट करेगी, करेक्ट, क्योंकि एक राउंड ऑब्जेक्ट है 360 डिग्री। और पृथ्वी कितने देर में रोटेट करती है, यह भी चीज आपको पता होगा, पता है ना? ये पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, अभी मैंने आपको बताया कितना एंगल बना रही है रोटेट करने में, 360 डिग्री का सर्कमफ्रेंस। अब 24 घंटे ये लगाती है एक बार घूमने में अपने अक्ष पे, अपने एक्सिस पे। तो उसकी वजह से मैं लिख सकता हूं कि 360 डिग्री का एंगल ये घूम रही है 24 घंटा में, करेक्ट। अब सिंपल मैथ लगाते हैं और एक घंटा में निकालते हैं कितना कैलकुलेशन है। तो इसको आप काटिएगा तो 15 के आसपास आएगा, 24 इंटू 15 इज 360। तो एक घंटा बराबर 15 डिग्री, यानी मैं कह सकता हूं कि यह जो 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड था, जिसे हम प्राइम मेरिडियन बोलते थे, जो आपका ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से भी जाना जाता है, जो ग्रीनविच शहर से गुजरता है जगह से, जिसको ग्रीनविच मेरिडियन टाइम भी बुलाया जाता है, उसको हमने फिक्स किया था लंदन पे। तो वहां से अगर मैं 15 डिग्री आगे चला जाऊं, यानी 15 डिग्री ईस्ट चला जाऊं, या 15 डिग्री पीछे चला जाऊं, 15 डिग्री वेस्ट चला जाऊं, तो यहां से यहां तक पृथ्वी को घूमने में 1 घंटा का वक्त लगेगा, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, हर पोजीशन सूर्य के सामने वैसे नहीं है, इस चीज को समझिएगा। तो यहां पर हो सकता है सूर्य चमक रहा है, दिन हो रहा है, हो सकता है यहां पर रात हो रहा होगा, सूर्य की रोशनी वहां नहीं पहुंच रही होगी। इसीलिए हम टाइम कैलकुलेशन समझ रहे हैं। 360 डिग्री में पृथ्वी अपना एक चक्कर काटती है 24 घंटे में, तो 1 घंटे में 15 डिग्री का चक्कर वो काट रही है। अब अगर हम निकालें कि 1 डिग्री यानी 0 डिग्री मेरिडियन से 1 डिग्री मेरिडियन जाने में उसको कितना देर लग रहा है, तो वो भी निकल जाएगा। इसी को मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं। घंटे को अगर मैं 1/60 कर दूं, 15 को भी मैं 60 से डिवाइड कर दूं, तो क्या हो जाएगा? ये 1/4 हो जाएगा। यही हो जाएगा ना आपका? सॉरी, 1 मिनट। घंटे को मैं मिनट में चेंज अगर करना चाहूं तो इस तरह से कैसे चेंज हो जाएगा? ये 1/60 हो जाएगा, 15/60 हो जाएगा। तो 1 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा? 1 डिग्री बराबर आ जाएगा आपका 4 मिनट। सिंपल मैथ में लगाऊंगा अगर यहाँ पर, अगर मैं आवर को मिनट में चेंज कर दूं, 22/60 कर दूं, तो 1 डिग्री बराबर आपका 4 मिनट आएगा। यानी इस 0 डिग्री से 1 डिग्री घूमने में, 0 डिग्री से 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का वक्त लग रहा है। अब यह चीज अगर आपको क्लियर है तो यहां पे आपको एक चीज क्लियर हो जाएगा। अब इंडिया पे आइए और उस चीज का अप्लाई करिए, उस रूल का जो मैं आपको सिखला रहा हूं। लंदन 0 डिग्री है, इंडिया में जो रेखा है, जो इंडिया में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की रेखा है, वो 82 डिग्री 30 82.5 यानी 82-30 डिग्री ईस्ट से गुजरती है। यह आपको याद होना चाहिए। कितना से गुजरती है? 82.5 डिग्री से। तो 82.5 डिग्री से अगर ये गुजर रही है और हर डिग्री 4 मिनट ले रहा है, तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं 82 इंटू 4 यानी 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, यानी 328 मिनट्स लगाएगा। यानी 1 डिग्री, 0 डिग्री से 1 डिग्री जाने में 4 मिनट लग रहा है। तो इंडिया के बीचों बीच पहुंचने से, जहां से ये रेखा गुजर रही है, मान लीजिए इलाहाबाद से गुजरती है, तो यहां से गुजरने में उसको 328 मिनट लगेगा। समझ रहे हैं आप? तो मैं एक तरह से इस मिनट को अगर 60 से डिवाइड कर दूं, तो ये 5 घंटा 30 मिनट आ जाएगा। 5 आवर्स एंड 30 मिनट ये आएगा, कैलकुलेट होगा। तो मैं कह सकता हूं कि लंदन से इंडिया 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है। अब ये आगे क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि इंडिया ईस्ट में पड़ता है, जापान चाइना ईस्ट में पड़ता है, तो सनराइज यहाँ पे पहले होती है। तो बेसिक है, क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो सनराइज पहले ईस्ट में होगा। तो इसीलिए 0 डिग्री का जो लाइन को फिक्स किया गया एज ए प्राइम मेरिडियन कि हम बेस मानेंगे, तो उससे जो भी चीजें ईस्ट में आ रही हैं, जो भी कंट्रीज प्लेसेज ईस्ट में आ रही हैं, तो दे आर अहेड ऑफ द टाइम। यानी 0 डिग्री पे मान लीजिए कि 12 बज के दोपहर हो रहा है, तो इंडिया में उसी वक्त, बिकॉज इंडिया इज 328 मिनट्स अहेड, 328 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स के अप्रोक्स, तो 5.5 घंटा टाइम इंडिया में ज्यादा होगा, क्योंकि इंडिया ईस्ट में है, वहां सनराइज पहले हुआ है। तो इस वजह से अगर 12 बज रहा है लंदन में, तो इंडिया में उस वक्त 5:30 शाम का होगा। और यही होता भी है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का में, आप देखिएगा तो उससे लंदन 5.5 घंटा पीछे है।
वहीं पर वेस्ट में हम जाएंगे तो यह पोर्शन पूरा का पूरा 0 डिग्री से ये 180 डिग्री वेस्ट पीछे हो जाएगा 0 डिग्री से। तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो 0 डिग्री के हिसाब से कम होगा। आप कोई भी टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए ये 80 डिग्री का एंगल है, तो 80 इंटू 4 कर दीजिए तो 320, और फिर इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए तो ऑलमोस्ट जितना आएगा उतना मिनट या आवर वो पीछे होगा 0 डिग्री से। तो इस तरह से हमें यह पता चल रहा है कि लॉन्गिट्यूड की मदद से वी आर एबल टू कैलकुलेट द टाइम। ठीक है, और लैटिट्यूड की मदद से हमने आज सीखा कि वी आर एबल टू नो द एग्जैक्ट क्लाइमेट, एग्जैक्ट फिजिकल प्रोसेसेस ऑफ द ज्योग्राफी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो आज के लेक्चर में मैंने आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बतलाए हैं। अब इससे ज्यादा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बतलाऊंगा, जहां पे मैं आपको इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट बतलाऊंगा, टाइम जोन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रखा गया, कैसे जीएमटी रखा गया। तो ये सब चीजें मैं आपको वहां पे लेक्चर में दे दूंगा। अब बस हम एक चीज यहाँ पे कवर कर देते हैं आपके लिए जो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने आज इक्वेटर पढ़ लिया है तो हम देख लेते हैं कि इक्वेटर से कौन कौन कंट्रीज गुजरती है। तो इक्वेटर से आप देखिएगा ये टोटल इक्वेटर से 13 कंट्रीज आपकी गुजरेगी। ये 13 कंट्रीज में 3 कंट्रीज जो है वो साउथ अमेरिका में है, ये 0 डिग्री का लाइन है। और पहला कंट्री है आपका इक्वेडर, फिर है आपकी कोलंबिया, फिर है आपकी ब्राजील। तो 3 कंट्री आपके साउथ अमेरिका से, आपके पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कौन सा ओशियन है, तो ये पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन से भी 0 डिग्री क्रॉस करती है। फिर आपकी ये अटलांटिक ओशियन है। कौन सी ओशियन है? अटलांटिक ओशियन है। फिर अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज से इक्वेटर क्रॉस करती है। फॉर एग्जांपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एक शॉर्ट टर्म एंड प्रिंसिपल कंट्री है गैबोन, केन्या, युगांडा और सोमालिया। सबसे ज्यादा अगर पूछे किस कॉन्टिनेंट से इक्वेटर क्रॉस करती है तो अफ्रीका से ही करती है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मालदीव्स, जो इंडिया के एकदम नीचे है, आइलैंड्स है, 0 डिग्री पे वहां से क्रॉस करेगी, फिर इंडोनेशिया से क्रॉस करेगी और फिर किरिबाती आइलैंड से। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इन मैप्स को आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख भी दिया है कि दीज आर द कंट्रीज ऑफ योर, कौन सी कंट्री है ये? आपकी साउथ अमेरिका की कंट्री है। कोलंबिया हो गई, इक्वेडर हो गया, ब्राजील हो गया। ये आपकी अफ्रीका की कंट्री है। अफ्रीका में बहुत सारे कंट्रीज हैं, सोमालिया, सॉटोम, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दोनों अलग अलग कंट्री है, गैबोन, युगांडा, केन्या। और बाकी 3 एशिया में जो कि मालदीव्स है, इंडोनेशिया है और किरिबाती आइलैंड्स है। तो टोटल काउंट करिएगा तो आपके 13 कंट्रीज है जहां से इक्वेटर क्रॉस करती है। अब देख लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें दिखेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बहुत सारी कंट्रीज क्रॉस करती है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ मैंने आपको बतलाया था, यहाँ से ये मेक्सिको के आसपास कंट्री क्रॉस करेगी, अफ्रीकन से कंट्री क्रॉस करेगी, सऊदी अरेबिया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, ताइवान हो गया। तो ये सब कंट्रीज आपको बस एक जनरल फॉर्म में याद होने चाहिए। अफ्रीका के ये कंट्रीज हैं तो ये अफ्रीकन कंट्रीज आपको याद होने चाहिए। आपको सऊदी अरेबिया, यूएई, इसमें इंडिया से भी क्रॉस करती है। अब इंडिया से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बहुत 8 स्टेट से क्रॉस करती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कौन से ऐसे 8 स्टेट्स हैं जहां से इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया को बीचों बीच से काटती है, लगभग नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड करती है, कौन से 8 स्टेट से क्रॉस करती है। वैसे ही ये कंट्रीज को एक बार आप रिवाइज करेंगे और ऑन द सिमिलर बेसिस हम देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जहां से बहुत सारी कंट्रीज क्रॉस करेगी। जैसे यहाँ पे आपकी साउथ अमेरिका की कुछ कंट्रीज है, अफ्रीका की कुछ कंट्रीज है और ऑस्ट्रेलिया करता है। तो बेसिकली साउथ अमेरिका से आपको देखने को मिलेगा कि अर्जेंटीना हो गई, चिली हो गई, पैराग्वे हो गया जो कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ब्राजील हो गया, और ब्राजील आपकी इक्वेटर से भी क्रॉस कर रही थी। तो एकमात्र ऐसी कंट्री है साउथ अमेरिका की जो इक्वेटर से भी क्रॉस करती है और मकर रेखा से भी करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से भी करती है। तो ये सब पॉइंट्स आप नोट बना लेंगे, साउथ अमेरिका की ये कंट्रीज है। उसके बाद ये अफ्रीकन कंट्रीज है, अफ्रीका से भी बहुत सारी कंट्रीज करती है, जैसे नामीबिया हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, आपकी मेडागास्कर तो एक आइलैंड है, ये अफ्रीका का कंट्री नहीं है, मोजाम्बिक हो गया, बोट्सवाना हो गया। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया से भी मकर रेखा क्रॉस करती है। तो होपफुली यहीं पर हम लेक्चर एंड करते हैं और आपको आज के लेक्चर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पता चले होंगे। शेप ऑफ द अर्थ आपको पता चला, कैसे अर्थ रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, क्यों, उसकी वजह से लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का इंपॉर्टेंस हो जाता है। हम ज्योग्राफिकल ग्रिड पढ़ते हैं या फिर हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो होपफुली आपको मजा आया होगा। अगर आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं हमारे स्टडी फ्लेक्सिटी ऐप को डाउनलोड करके। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर ऐप पर आप देख रहे हैं तो वहाँ पर लेक्चर्स आपने परचेज कर रखे हैं तो वहाँ आपको आगे मिलेंगे। धन्यवाद फॉर वॉचिंग। थैंक यू।